हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जो पहली वीडियो का एक्सटेंशन है वो है ये, यानी कि पीई रेशो, यानी कि जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिएगा, प्राइस अर्निंग रेशो को ना एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए हर एक शेयर के साथ, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि भाई ये शेयर अपनी इसकी जो एक लंबा पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, उसके बॉटम पे है, मिडिल में है या एंड टॉप पे है। तो इससे क्या आप इंडिकेट करते हो कि अगर कोई भी शेयर अपने लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर, जो लॉन्ग टर्म पी रेशियोज के जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर वो शेयर कहाँ है, तो जिससे आप एक इंडिकेटर लगा सकते हैं कि भाई ये शेयर का पी रेशियो ज्यादा है क्यों इस समय पर, और आगे चल के आप कितना पैसा इससे बना पाएंगे। तो ये खरीदने के लिए, और आपको देखो डिसीजन खुद अगर लेना हो तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। देखिएगा, ये जो शेयर है, ये जो शेयर चार्ट आपको देख रही है, पी रेशियो है गैब्रियल इंडिया की, और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो रेशियोज हैं ये सब पी रेशियोज आपको दी हुई है, और यहां पर ईयर स्टार्ट हो रहा है फरवरी 2014 से लेके और अप्रैल 2023 के अभी एंड तक का है, बट बीच की फिगर्स दी हुई है। तो अभी लास्ट डेट तक का ये चार्ट है। अगर हम देखें कि 2014-15 के आसपास ये शेयर्स कहां पे चलता था, ये शेयर चलता था बिलो 10 की पी रेशियो में। फिर अच्छा समय आया और 2015 के अंदर ये शेयर चला गया। मोदी जी इलेक्शन जीते थे 2014 में, तो मई में उसके बाद एक अच्छा राइज आया और ये शेयर चला गया तकरीबन 25 की पी रेशियो पे। लेकिन फिर कुछ समय बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई और भाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो लोगों के सामने आई, लोग उनसे उत्साहित हुए नहीं हुए, और बाजार के जो अपने पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से ये शेयर फिर आ गया 15 के आसपास की पी रेशियो पे। तो जिसने 25 की पी पे शेयर खरीदा तो वो शेयर आ गया 15 की पी पे, उसका शेयर 40% टूट गया। अगर कंपनी के ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं आई है, ग्रोथ आई है तो उतना रिड्यूस कर लीजिए, उतना कम गिरा। उसके बाद देखिएगा 2017 के अंदर ये पी रेशियो फिर चली गई 35 के आसपास। तो ये पी रेशियो, यानी कि आपने अगर पेशेंस रखा अपने पास, आपने गलत भाव पे भी शेयर ले लिया, तो आपने पहले अगले 2 साल गिरावट का मुंह देखा, उसके बाद आपने 1 साल के अंदर उस शेयर में फिर रिकवरी देखी और आपके शेयर के भाव पहले से ज्यादा हो गए, अगर कंपनी की अर्निंग सेम लेवल पे ही बनी हुई थी, इवन ग्रोथ भी नहीं हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 35 के पी पर आपने खरीद लिया तो वही शेयर बाद में टूटता टूटता 10 के पी रेशियो पर आ गया, और आपको पता है 2020 का कोविड वाला पीरियड था तो वहां पर आना लाजमी था। उसके बाद एक रिकवरी आई और ये शेयर फिर 35 के पी रेशियो पे चला गया, यानी कि 35 के, और उसके बाद फिर ये शेयर गिरावट का रुख किया और ये शेयर 15 की पी रेशियो तक आया। अब ये शेयर दोबारा से 35 की पी रेशियो पर चला गया। अब इस शेयर्स में निवेश करने का जब समय था तो आपको याद होगा कि हमारा जो निवेश का पीरियड था वो लगभग यहाँ बॉटम के आसपास था। तब हमने आपके साथ जो चर्चा की थी, तो जब हम अपना रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं, तो जब हम आपने आपके साथ स्टॉक फॉर द मंथ किया डिस्कस, तो ये 15 से 18 के आसपास की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था। तो अगर इस कंपनी ने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं की होती तो भी ये शेयर डबल हो चुका होता, पर ये डबल तो हुआ ही है, लेकिन इसने अर्निंग ग्रोथ भी किया तो इसने डबल से ज्यादा रिटर्न दे दी। तो ये अब आप बताइए मेरे को कि अभी दोबारा से 35 के पी पर आ गया, तो क्या इसका मतलब है कि 35 से ऊपर की पी पे नहीं जा सकता? क्या बिल्कुल जा सकता है, पर आप बताइए मेरे को ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं कहूंगा 20% है, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, इंडिया का ग्रोथ भी अच्छा है, अगर शेयर बाजार में करेक्शन नहीं हुई तो बहुत बढ़िया, ये 20% अभी और राइज कर सकता है, 40 की पी पे भी चला जाए, 45 की पी पर भी चला जाए, और कुछ नहीं हुआ तो भाई 80% चांस है कि ये दोबारा से 20 से 25 की पी के बीच में फिर आ जाए। अगर बाजार में करेक्शन हो गई, एक भी या 2 रिजल्ट खराब हो गए, कोई भी इंटरनेशनल इश्यूज हो गए, कुछ समय तक ग्रोथ ही नहीं आई इकोनॉमी में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ टेक्नोलॉजिकली चेंज हो गया, कुछ दूसरी कंपनी का कंपटीशन आ गया, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे जो रिस्क है। तो आप ये बताइए, ये शेयर अब क्या ओवर वैल्यूड है? नहीं, मैं ओवर वैल्यूड तो नहीं बोलूंगा कि भाई ठीक है ये पहले भी 35 के पी पर गया, पर क्या मेरे लिए कमाने का बहुत ज्यादा स्कोप है या कम है? बस ये बताना है आपने।
तो मैं आपको बता नहीं रहा आज कि सेल है बाय है, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं आपसे ही आज कि बताइए यहाँ पे खरीदने की अपॉर्चुनिटीज है या बेचने की, या कुछ भी नहीं, तो क्या करना चाहिए आपको? अगर मान लीजिए गिर के फिर भी आ गया 20-25 में, तो होगा क्या? आप 1-2 साल इंतजार करेंगे, फिर 1-2 साल फिर आ जाएगा 35 के पी पे, तब तक अर्निंग भी हो जाएगी, तो आपको अगले 2-3 साल में 40-50 पैसे फिर बन जाएंगे। आप कहोगे सर लेकिन अगर उससे पहले 50% गिरेगा तो हमें क्यों रखना? तो उसका तरीका होता है भाई SIP में रखो। तो हम तो कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे शेयर्स को ढूंढने की कोशिश करें जो अभी बॉटम पे है और उसके कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसमें ग्रोथ आने की संभावना है। यही हमारा ज्यादातर पर्पस होता है स्टॉक फॉर द मंथ के अंदर। तो आप खुद बताइएगा इस शेयर्स ने आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद NRB बेरिंग्स। अब NRB बेरिंग्स का जो शेयर्स है ये भी इंडस्ट्रियल्स में है, तो बहुत ज्यादा पी रेशियोज तो होंगी नहीं। तो अब देखिएगा 2014 में भी ये जब शुरू में था, 2014 के शुरू में, तो ये शेयर कहां पे चल रहा था? 5 के पी पे जो प्राइस अर्निंग रेशियो। फिर ये कहां चला गया? प्राइस अर्निंग चली गई 40 के आसपास। फिर ये टूटता हुआ आया नीचे 2019 तक, ये कहां आ गया? फिर 5-6 के पी पर। फिर कहां चला गया? 45 के पी पर। फिर कहां आ गया? नीचे 10-15 के पी पर। फिर ये आ गया 35 के पी पर। आप बताइए ये कैसा है? वैल्यूएशन वाइज खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा खरीदने का एरिया कौन सा होना चाहिए? ऐसा एरिया। तब तक आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप पैसा निवेश जरूर रखिए, बिल्कुल खाली तो मत करिए शेयर्स में से। उसमें से जब वो ऊपर की वैल्यूएशंस पर जाए तो अपना पैसा थोड़ा सा निकाल लीजिए, या तो डेट फंड में चले जाइए, या अगर आपके पास कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इक्विटी में तो उसमें शिफ्ट कर जाइए। होता क्या है कि बाजार में जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो मोस्टली जो शेयर्स हैं उनकी पी रेशियोज ऊपर की तरफ चली जाती है, जब माहौल खराब होता है तो नीचे की तरफ चली जाती है, और जब माहौल खराब होता है तब खरीदने की आपको हिम्मत दिखानी चाहिए। तो सर ऐसी कोई हिम्मत वाला शेयर बताओ। देखिए मैं कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सेक्टर है, इसमें रिस्क रहता है और ग्रोथ पे भी चैलेंजेस हैं। शेयर का नाम है HDFC बैंक, आपको पता भी है, मैंने भी पिछले हफ्ते जो है इसमें खुद भी बाइंग किया। अब इसको 2014 में भी आप देखेंगे तो ये जो पी रेशो थी इसकी 20-22 के आसपास की पी रेशो थी। फिर ये 2014 के अंदर ही 28 के आसपास की पी पे चला गया। फिर देखिए 2014 के अंत तक आते आते फिर ये 22 की पी पर आ गया। फिर ये शेयर्स 2015 में 30 के पी रेशियो पे चला गया। तो अक्सर ये शेयर क्योंकि ग्रोथ डिलीवर करता था तो 20 से ऊपर की पी रेशियो पर रहता था। 2020 में शेयर्स की कोविड की वजह से, मैंने आपको बताया भी बैंकिंग में जो पेन था वो जिस वजह से रीजन आपको बताया, उसके बाद इसमें गिरावट हुई, फिर एक रिकवरी आई जब बाकी बैंकों में आई। फिर 2021-22 में मर्जर अनाउंसमेंट हुआ तब एक रिकवरी आई, तो ये शेयर 27-28 के पी पे चला गया। अब ये शेयर्स अपने 10 साल की लोएस्ट पी रेशियो पर है, राइट। अब यहां पे रिस्क रिवार्ड के एंगल से बात करूं, हो सकता है कि ये बैंक 2 क्वार्टर में 3 क्वार्टर में ग्रोथ ना दे तो भी 16 की पी तो रहेगी। अगर इसकी लॉन्ग टर्म पी रेशियोज देखें तो वो 25.5 आ रही है मीडियन, और अभी चल रहा है 16 पे। तो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टा ये तो समझ में आती है कि भाई ये अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो यहां पे रिस्क रिवार्ड के एंगल से मैंने शेयर्स को एक्युमुलेट किया है और हर गिरावट पे करने की कोशिश भी करूंगा। हालांकि देखिए हमारे FNO के ट्रेडर हम उसके साथ भी हेज करते हैं, बट एक प्लेन वनीला अगर हम बात करें कि कुछ नहीं है, मतलब हमें खाली इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। यस, ग्रोथ स्लो हो सकती है, क्या ये पहले जैसे रिटर्न्स देगा? चांसेस कम है, पर ये कॉन्स्टेंटली 12, 13, 15% की रिटर्न साल भर में दे सकता है? हाँ, चांसेस बहुत है, ब्राइट। तो ये है, मैं टीवी एंकर्स की तरह नहीं कह रहा कि भाई सबके पास HDFC बैंक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट देखिएगा जब वो सब लोग कह रहे थे तब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं, देखिएगा जब इस शेयर्स ने ना नीचे के बॉटम बनाए, मैं तब इसमें एग्रेसिवली, मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से इस शेयर से बैंक बनती है। मुझे लगता है 50 रुपये भी और भी टूट सकता है, बट वो टूटेगा नहीं टूटेगा तो मैं वहां तक तो इंतजार नहीं करूंगा। वो टूट गया तो कुछ और प्रोविजन है हमारे पास, नहीं टूटेगा तो कुछ हमने इनिशियल स्टार्टिंग जो है की है। जल्दबाजी मैं नहीं कर रहा हूं कि मुझे हैवीली बाय कर लेना एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर्स है उसमें जो प्ले ग्राउंड है वो
तो सेम है, उसमें से ज़्यादातर प्लेग्राउंड भर चुका है। तो अब जो पेनिट्रेट करना है, तो जो बैंक्स हैं, आज से अगर 15 साल पहले देखें तो प्राइवेट सेक्टर में बैंक ही गिने चुने थे, फिर फिनटेक कंपनीज नहीं थी, एनबीएफसी की इतनी प्रेजेंस नहीं थी। तो इंडिया में जो ग्रोथ आई है, उस ग्रोथ के साथ साथ ये भी तो आया है कि जो बाकी फाइनेंशियल्स हैं वो भी ग्रो कर चुके हैं, वो भी बाजार में मार्केट शेयर ले रहे हैं। तो उतनी अच्छी रास्ता नहीं है जो पहले 10 साल पहले था, या आज से 7-8 साल पहले ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स थे बैंकों के लिए, तो वो उतने तो नहीं रहेंगे, वो तो मुझे भी पता है। और मैं उसको माइंड मेकअप करके ही जो है वो सब चीज़ें सोच के तैयार बैठा हूँ। तो मुझे लगता है बट फिर भी एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो बस ये चीज जो है मैं आपको समझा रहा था। अब उसके बाद अगर देखिए मैं एक और यार्ड आपके साथ लेके आ रहा हूँ, वो है आंध्रा शुगर का। कभी आपके साथ कभी डिस्कस नहीं किया, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो फंडामेंटल साउंड कंपनी उन्हीं की चर्चा करूँ। तो ये शेयर्स भी अगर आप देखें 2014 में देखिए कहाँ चलता था, ये 3-4 की पी रेशियो पर होते थे शेयर। फिर ये देखिएगा क्योंकि शुगर है जो एक साइक्लिकल बिजनेस है, प्राइस जब शुगर के बढ़ते हैं तो एकदम कंपनीज के मार्जिन बढ़ने लग जाते हैं, फिर शुगर के प्राइस 2-3 साल चलते ही नहीं है। फिर देखिएगा ये शेयर कहाँ से, मतलब किन वैल्यूएशन से, 18 की पी से फिर 6 की पी पे, 4 की पी पे आ गया। तो आपका जो शेयर मान लीजिएगा 180 रुपये का था, वो 60 रुपये हो गया अगर ग्रोथ नहीं है तो। आपको वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जब बाजार में गिरावट आती है तब आदमी को लगता है यार मेरा शेयर क्यों गिर गया। अब यहां से देखिए ये शेयर फिर 10-12 के पी पे चला गया, फिर ये नीचे आ गया। फिर एथेनॉल की स्टोरी चली पिछले 4-5 साल से, तो एथेनॉल ही चल रहा है भाई, एथेनॉल से भी इनका एक वैल्यू एडिशन हुआ। अब ये शेयर्स वैल्यूएशन वाइज 13-14 के पी पे चल रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि जिसका लॉन्ग टर्म एवरेज क्या है, भैया वो लॉन्ग टर्म 7.8 है। आप मेरे से पूछेंगे सर ये ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। अब अगर लॉन्ग टर्म एवरेज को देखोगे तो ओवर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन क्योंकि पीछे की स्टोरी में एथेनॉल नहीं था, अब एथेनॉल की भी स्टोरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड है, ठीक है, और स्लाइटली ओवर वैल्यूड मैं इसको मान सकता हूँ। पर मैं ये कहूँ कि नहीं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं है वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि कमोडिटी बिजनेस में क्या था, 2 साल आप पिट जाते हो, फिर 2 साल चलते हो। आपने देखा भी होगा कि जो पॉलीप्लेक्स का जो शेयर है वो भी कमोडिटी वाला बिजनेस है। 2-3 साल वो बूम बूम करता है, फिर 2-3 साल के लिए सो जाता है, क्योंकि कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं, जो कमोडिटी के मार्जिन हैं, वो साइकिल के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो सेम शुगर में भी होता है। इसीलिए जो साइक्लिकल बिजनेसेस हैं उनमें लो पी रेशियोज मिलती हैं, तो रिस्की बिजनेस है। और अगर वही कंजम्पशन वाला बिजनेस होता है, जैसे मैंने भी आपको एफएमसीजी या फार्मा या आईटी की बात की, तो वो डिफेंसिव है। तो इसमें क्या होता है भाई, प्राइस टूट गए, 2 साल कंपनी लॉस में चल रही है, तो आप बताओ ना, आप उस शेयर में रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे, तो आपका रिस्क ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली जो कमोडिटी है वो भी एक रिस्की प्रोपोजिशन है, जिसकी वजह से लो पी रेशियो पर ये शेयर्स मिलते हैं, यानी कि लोग ज्यादा भाव नहीं देना चाहते अर्निंग के सामने। अब देखिएगा अगले शेयर की चर्चा करें हम, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं बहुत ही कम चर्चा करता हूँ इस शेयर की, ठीक है, लेकिन मैं जब भी कहता हूँ अगर पीएसयू में कोई बैंक है तो एसबीआई है, अगर आपका लेने का मन है। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो इसकी लॉन्ग टर्म एवरेजेस है 12.6, अभी कहाँ पे चल रहा है 8 की पी रेशियो पे। और पिछले 2-3 साल में बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है बिजनेस एसबीआई का। तो अगर सरकारी बैंक में कोई कहता है जी पीएनबी ले लो, फलाना ले लो, कैनरा ले लो, ये ले लो, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल है इसके अंदर देखिएगा, जब आप एसबीआई को लेते हैं तो आपके पास एसबीआई लाइफ में भी शेयरिंग आती है, आपके पास इनडायरेक्टली एसबीआई जो कार्ड एंड पेमेंट्स है उसमें होल्डिंग आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो और बाकी जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें भी आपको पोटेंशियल मिलता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है, बट हाँ लॉन्ग टर्म एवरेजेस को देखोगे तो ठीक है, बट ग्रोथ भी नहीं है जो पहले 10 साल पहले थी, जो मैंने बताया। तो पर फिर भी मुझे फेयरली वैल्यूड लगता है, और मैं ये मानता हूँ कि ऐसी जगह पर रिस्क रिवार्ड के एंगल से इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी सेफ्टी है, लेकिन जो बैंकिंग के रिस्क है वो तो रहेंगे। अब अगला शेयर देखिएगा धानुका एग्रीटेक। धानुका एग्रीटेक हमारे पास स्टॉक फॉर द मंथ रहा है। तो देखिएगा 2014 में ये शेयर था 10 के पी पर, फिर ये चला गया 35 के पी पर, फिर बाजार गिरा, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ये एकदम ही नीचे आ गया। और याद करिए हमारा जो फोकस एरिया था वो तभी था जब इसकी पी रेशियो नीचे की तरफ थी। 2022 के अंदर ही हमने शेयर्स की चर्चा की थी, या तो 23 के स्टार्टिंग में, तो जब ये शेयर्स वैल्यूएशन वाइज बड़ा रीजनेबली अच्छा था। आप मेरे से पूछोगे कि जी क्या ये महंगा हो गया? नहीं, अभी भी फेयरली वैल्यूड है, अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से मात्र 20% ऊपर है। फिर तो 20% ऊपर है तो 20% गिरने की भी संभावना है, 20 से थोड़ी सी ज़्यादा लगा लीजिए। तो ये
आपको समझ में आएगा कि मोस्टली जो शेयर्स की हमने चर्चा की उन शेयर्स में क्या है कि उनकी वैल्यूएशन ऊपर बैंड पे है। तो आपको लगता होगा कि रविंद्र सर तो बस हमेशा ही बोलते रहते हैं सर ओवर वैल्यूड है, बाजार आगे चल रहा है। ये जब ऊपर से करेक्शन होएगी, जब ये फेज आएगा, तब आप कैसे संभालोगे अपने आप को? आज तो लालच की वजह से आपको लग रहा है कि यार मेरे को सारा पैसा डालना है बाजार में, लेकिन जब ये फेज आएगा तब कैसे संभालोगे? तो हम इस फेज के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इस फेज के लिए क्या है कि जो भी आपके पास पोर्टफोलियो है, जहां पर भी ऐसी वैल्यूएशन होगी, भाई 60%, 70%, 40%, 50% बेचकर डेट में बैठ गए। और उस डेट में तब तक बैठे रहेंगे अगर शेयर बाजार में कोई दूसरी और अच्छी कंपनी मिल गई जो हमारे को लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज सही है, उसमें शिफ्ट कर जाएंगे। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के साथ, प्रॉफिट कमाने के साथ, जो प्रॉफिट है उसको घर लाना जरूरी है, उसके साथ अपने रिस्क को असेस करना जरूरी है, और उस बात को भी आपको समझना है कि जब बाजार में करेक्शन आएगी या बाजार अगर अगले 1 या 2 साल नहीं चलेंगे तो आपको कम से कम डैमेज हो। देखिए जब बाजार गिरता है ना, डैमेज तो सबको होना है। रिटर्न्स इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में ना कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती कि आपको हर साल 15% रिटर्न आएगी। 2 साल रिटर्न नहीं आती, तीसरे साल जबरदस्त आ जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया पैरामीटर क्या है कि लॉन्ग टर्म पी रेशियोज को आप देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। आप बीच बीच में देख रहे हैं कि स्क्रीन में पी रेशियो नहीं इंडिकेट हो रही है, ये वो पीरियड्स हैं जहां पे लॉस हो रहे थे। सिमिलरली आप देखिएगा हेरिटेज फूड के अंदर, अब यहाँ पे 10-15 की पी रेशियो चल रही थी, अब हेरिटेज फूड का शेयर हमारे भाव से तो डबल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन अब हेरिटेज फूड की पी रेशियो कहाँ होगी, 40-45 के आसपास। और इसमें यह भी है कि अगर कंपनी ने ईपीएस बढ़ा दी है तो भाग बढ़ गया, मैं उसके हिसाब से कोरिलेट हो रहा है, क्योंकि अर्निंग एक जैसी नहीं है, अर्निंग बढ़ भी गई है तो शेयर का भाव उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पी रेशियो जो है अपने आप एडजस्ट कर देती है, जिस भी अर्निंग पे आप आए हो उसी अर्निंग के हिसाब से पी रेशियो प्राइस को देख के बदल जाती है। तो ये एक डायनेमिक रेशियो है जो समय के हिसाब से बदलती रहती है, और इससे आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये वर्कआउट कर पाओगे कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सस्ती है या महंगी है। देखिएगा अब अगर पी वैल्यूएशंस पे ऊपर शेयर लोगे तो ये नहीं है कि आपने बिल्कुल टॉप पे ले लिया तो ये यहीं पे पी रेशियो बहुत बार जो आज तक कभी नहीं आई शेयर की वो भी आ जाती है। अब जैसे आप देखो एचडीएफसी बैंक की ये पी रेशियो पिछले 10 साल में कभी नहीं देखी जो आज है पी रेशियो। भाई गिरने में वो रेशियो हो सकती है तो चढ़ने में भी तो वो रेशियो हो सकती है जो कभी दिखाई ना उस शेयर ने। तो ये चीजें तो बाजार में रहेंगी, बट मेरा पर्पस था एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर, एक आम बोलचाल की भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश कि शेयर कब अंडर वैल्यूड होता है, कब फेयरली वैल्यूड होता है, कब ओवर वैल्यूड होता है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अपने एनालिसिस में देखते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, किस सेक्टर का शेयर है, उसके प्रति गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, उसमें कोई पोल्यूशन रिलेटेड इशू तो नहीं है, कुछ इंटरनेशनल रीजंस तो नहीं है, क्या वो कंपनी की मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम कर रही है, इसके अलावा कंपनी का जो कैपिटल मिक्स है, डेट इक्विटी है, वो किस तरीके से है, प्रॉपरली मैनेज्ड है या नहीं है वो फंड्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर ये भी होता है जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।